इस दुनिया का अगर कोई भी बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आंचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ की गोद में जाता है अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है अनवरगंज। बात कर रहा हूँ मैं 10 जून की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल इसी अनवरगंज थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम पप्पू खान है और मैं गुरवतुल्ला पार्क से बोल रहा हूँ। दरअसल मेरे ही इलाके में पूर्व पार्षद नफीसा बाजी की बेटी सहला परवीन एक किराए के कमरे में रहती है। उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला तो लगा हुआ है, लेकिन घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद सहला की जान खतरे में है, आप जल्दी से आ जाइए। पप्पू जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस फ़ौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती तो है, लेकिन तब तक वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। तभी उन्हीं भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस के सामने आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा ही नाम पप्पू है और मैंने ही आपको फ़ोन किया था। दरअसल अब घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ एकदम से शांत हो चुकी है। पुलिस सबसे पहले दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर के अंदर एंट्री करती है। पर पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख एकदम से चौंक जाती है। दरअसल घर के अंदर फर्श पे एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। वो मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि सहला परवीन ही थी। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो डेड बॉडी के बगल में ही पुलिस को एक ईंट मिलता है जिस पे काफ़ी मात्रा में खून भी लगा हुआ था, जिसे देख पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसी ईंट से सहला की हत्या की गई है। पुलिस जब घर की मुआयना करती है तो घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, लेकिन घर के पीछे की तरफ एक और भी दरवाज़ा था जो खुला पड़ा था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद अपराधी इसी दरवाजे से घर के अंदर एंट्री किए होंगे और अपने काम को अंजाम देने के बाद इसी दरवाजे से फरार हो चुके हैं। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहाँ पे सहला का भाई तारिक पहुँच जाता है। तारिक जब अपनी बहन की डेड बॉडी को देखता है वो चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस जब तारिक से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो तारिक रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति और दोनों बेटों ने किया है। सहला के पति का नाम है साकिर और 2 बेटे, जिसमें एक का नाम है अरसलान और दूसरे का नाम है साकिब। ताहिर जब ये सारी बात बताता है, वहाँ पे मौजूद लोग जब इस बात को सुनते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट करके बाहर आने लगता है। चूँकि सहला पूर्व पार्षद की बेटी थी, पुलिस भी अंदाज़ा लगाती है कि शायद कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए पुलिस वहाँ पर तुरंत ही 3 थानों की पुलिस बुला लेती है और एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर तारिक के ही तहरीर पर सहला के पति और उसके दोनों बेटों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पर जाती है। मोहम्मद साकिर, जो चमनगंज का रहने वाला है। पुलिस जब अपने टीम के साथ मोहम्मद साकिर के घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि मोहम्मद साकिर अपने दोनों बेटों के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुका है। इसीलिए पुलिस अब इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 12 जून को एक खबरी थाने में पहुंचता है और साकिर और उसके दोनों बेटों का लोकेशन पुलिस को दे देता है। पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है और वहाँ से तीनों को गिरफ्तार करके थाने में पहुँच जाती है और फिर साकिर से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। साकिर भी बिना किसी सख्ती दबाव का अपना जुर्म ही नहीं कबूल करता है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जो कुछ भी मैंने किया है मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन साकिर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी महिला के चरित्र सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सहला, जिसके अब्बू का नाम है मोहम्मद याकूब, जो दलेलपुरवा का रहने वाले हैं। याकूब के परिवार में उसकी पत्नी नफीसा के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है असलम, दूसरा बेटा तारिक और तीसरी बेटी सहला परवीन।
मोहम्मद याकूब जो अपने इलाके का बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी है, ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी होता है। इसीलिए नफीसा बाजी समाजवादी पार्टी से 2 बार पार्षद की चुनाव भी लड़ती है, लेकिन दोनों बार चुनाव हार जाती है। पर तीसरी बार जब पार्टी से उसे टिकट मिलती है, नफीसा बाजी इलेक्शन जीत जाती है। इधर नफीसा बाजी की बेटी सहला परवीन, जो देखने में खूबसूरत थी ही, अपनी माँ के जैसे चंचल भी थी। सहला अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन सहला की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट होती है तब तक खुद भी जवानी के दहलीज पर कदम रख देती है। इसीलिए मोहम्मद याकूब अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में एक दिन अपने पड़ोसी जावेद खान से बातचीत करते हैं। जावेद खान कहता है कि मेरे नज़र में एक लड़का है जिसका नाम है साकिर, जो चमनगंज का रहने वाला है। ठीक ठाक पैसा तो कमाता है, लेकिन शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसीलिए खुद एक दिन जाकिर याकूब को लेकर मोहम्मद साकिर के घर पे जाता है। याकूब जब साकिर को देखता है, साकिर को देखकर अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेता है। वाकई में साकिर शक्ल सूरत से कुछ ज़्यादा बेहतर तो नहीं था, लेकिन पैसा ठीक ठाक कमा रहा था। इन्हीं सारे पैसों को देख करके याकूब अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। लेकिन याकूब जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करता है, इस बारे में ना तो अपनी बेटी सहला से पूछताछ करता है और ना ही शादी से पहले सहला भी साकिर को देखती है। शादी की तारीख जब रख दी जाती है, बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी भी हो जाती है। पर सहला जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है और सुहाग रात पर पहली बार जब अपने पति को देखती है, साकिर को देखने के बाद सहला के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि सहला ने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में तरह तरह की सोच रखी थी। पर साकिर बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन साकिर के अंदर एक खासियत थी, भले ही वो शक्ल सूरत से ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन ईमान का पक्का था। शादी की पहली रात को ही सहला को मालूम चल जाता है कि उसका जीवन साकिर के साथ में व्यतीत नहीं हो सकता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, साकिर को भी एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती है। लेकिन साकिर को भी पूरा यकीन होता है कि एक न एक दिन सहला उसे समझेगी ज़रूर। इसी प्यार और नफरत के बीच में जब समय गुजरता है, समय के अनुसार सहला 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। पर बच्चे की दुनिया में आने के बावजूद भी सहला के अंदर कोई बदलाव नहीं होती है, बल्कि सहला अपने ही जीवन में व्यस्त रहती है। दरअसल सहला अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं देती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सहला के जीवन में मोबिन खान एंट्री कर जाता है। मोबिन खान जो अपने इलाके का दबंग व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि अनवरगंज इलाके में उसकी तूती बोलती थी। दरअसल मोबिन खान अपने इलाके के तमाम व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता था। इस वजह से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मोबिन खान के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके। मोबिन खान की नज़र जब सहला के ऊपर पड़ती है, उसके बाद से मोबिन अक्सर सहला के घर पे जाना शुरू कर देता है। इधर सहला भी मोबिन को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और आखिरकार अपने आप को मोबिन के हवाले कर देती है, जिसकी वजह से सहला के घर के अंदर ही दोनों के बीच एक दिन अवैध संबंध भी बन जाता है। उसके बाद से अब अक्सर मोबिन सहला के घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी साकिर को मालूम चल जाता है। साकिर को जब अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, इस बारे में जाकर अपनी पत्नी से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मोबिन को साफ मना कर देना कि आइंदा से वो हमारे घर पे ना आया करे। लेकिन मोबिन को जब अपने घर पे आने से मना करता है, सहला उल्टे अपने पति के ऊपर टूट पड़ती है। अपने पति को डांटते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ये सारी बातें जाकर मोबिन से बोलो। साकिर के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन जब अपने घर को बर्बाद होते हुए देखता है, एक दिन हिम्मत जुटाकर इस बारे में जाकर मोबिन से बातचीत करता है। मोबिन को जब अपने घर पे आने से रोक लगाता है, मोबिन भी साकिर को धमकी देने लगता है और फिर उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से उसके घर पे ही नहीं जाता है, बल्कि सहला से मुलाकात भी करता है, जिसकी वजह से साकिर की अपने इलाके में काफ़ी बेइज्जती होती है। साकिर जब अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर मोबिन को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर मोबिन को इस दुनिया से हटाने के लिए खुद अपने साले और मामा को अपने षड्यंत्र में शामिल करता है। जब तीनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से एक दिन मौका देखकर दिन दहाड़े ही मोबिन की हत्या कर देते हैं, जिसके जुर्म में तीनों जेल चले जाते हैं। जेल में जब जाते हैं 4 सालों तक जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन ठीक 4 साल के बाद बेल पे रिहा हो जाते हैं। पर 4 सालों बाद जब साकिर जेल से छूट करके बाहर आता है, फिर से पहले जैसे ही अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है।
पर इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बावजूद भी सहला के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि सहला के जीवन में अभी भी एक व्यक्ति की कमी महसूस होती है। तभी सहला के जीवन में रेहान एंट्री कर जाता है। रेहान जो उसी इलाके का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं था, बल्कि ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। दरअसल रेहान जो सहला का दूर का रिश्तेदार था, इसीलिए कभी कभी उसके घर भी आते जाते रहता था। लेकिन रेहान की अभी शादी नहीं हुई थी। एक दिन रेहान जब सहला के घर पे जाता है, सहला जब रेहान को देखती है, देख करके उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद से रेहान के तरफ अजीब निगाहों से ही नहीं देखती है, बल्कि कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद रेहान को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सहला उसे चाहती क्या है। चूँकि रेहान भी कुंवारा था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार सहला के घर के अंदर ही सहला और रेहान के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। पर इस बार जब दोनों के बीच में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद से रेहान सहला से उसके घर में मुलाकात तो करता ही है, साथ ही साथ बाहर भी ले जाता है, घुमाता फिराता है और कभी कभी होटल में भी मुलाकात करता है। पर एक दिन साकिर जब अपने घर पे पहुंचता है, अपने घर के अंदर ही सहला और रेहान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। साकिर जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, रेहान तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन साकिर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी अपने दोनों बेटों को भी दे देता है। इधर साकिर के जब दोनों बच्चों को अपने माँ की हकीकत मालूम चलता है, दोनों बच्चे अपनी माँ को काफ़ी फटकार लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सहला ना तो अपने पति की बात मानती है और ना ही रेहान से मुलाकात करना बंद करती है। दरअसल जब घर में मुलाकात नहीं हो पाती, अब खुद सहला घर से बाहर निकल जाती है और रेहान से बाहर मुलाकात करने लगती है, जिस वजह से साकिर की जब अपने इलाके में काफ़ी बेइज्जती महसूस होने लगती है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। पर इतनी सारी पिटाई होने के बावजूद भी सहला रेहान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। आखिरकार मजबूर होकर के साकिर एक फ़ैसला लेता है और अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। सहला जब तलाक ले लेती है, कुछ दिन अपने मायके में रहती है और उसके बाद से इसी गुरवतुल्ला पार्क में एक किराए का कमरा लेकर अकेले उसमें रहने लगती है और वहीं पे रेहान से मुलाकात भी करती है। लेकिन सहला जब रेहान को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है, सहला को अब ये भी डर सताता है कि कहीं इस बात की जानकारी पड़ोसियों को ना मालूम चल जाए। इसीलिए सहला रेहान को अपने घर के पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाती है और उसी दरवाजे से बाहर भी भेज देती है। दरअसल सहला घर के बाहर जो दरवाज़ा होता है उस पर हमेशा ताला ही लगा करके रखती है। पर यहाँ पर भी सहला जब रेहान से मुलाकात करती है, इस बात की जानकारी उसके पति को तो मालूम चलता ही है, साथ ही साथ तमाम रिश्तेदारों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन साकिर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब उसके दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं और उनका रिश्ता कहीं पे तय करता है। दरअसल साकिर की पत्नी की वजह से उसके बच्चों का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता है। इसीलिए साकिर अब मजबूर होकर अपने बच्चों का दुनिया बसाने के लिए खुद अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने षड्यंत्र में अपने दोनों बेटों को भी शामिल कर लेता है। साथ ही साथ इस पूरे षड्यंत्र में अपने बहनोई गुड्डू हलवाई को भी शामिल कर लेता है। जब ये चारों मिल करके सहला को इस दुनिया से हटाने का तय करते हैं, तो साकिर तीनों से कहता है कि इस दुनिया से सिर्फ सहला ही नहीं जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ रेहान भी जाएगा। इसीलिए उस पल का इंतज़ार करते हैं जब सहला के घर में रेहान भी मौजूद हो। उस मौके का इंतज़ार करते हैं, तभी 10 जून को साकिर का एक रिश्तेदार उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि रेहान सहला से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे गया है और पूरी रात उसके घर पे ही ठहरेगा। रिश्तेदार जैसी इस तरह की बात कहता है, उसी रात को करीब 8 बजे के आसपास साकिर अपने दोनों बेटों और बहनोई तीनों को लेकर के सहला के घर पे पीछे दरवाजे से घर के अंदर एंट्री कर जाता है। पर साकिर जब घर के अंदर एंट्री करता है तो रेहान और सहला को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, सबसे पहले रेहान की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेहान को पीटते हुए जब सहला देखती है, अपने पति और बच्चों से झगड़ पाती है। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर रेहान मौके से फरार हो जाता है। पर रेहान जैसे ही वहाँ से फरार हो जाता है, साकिर एकदम से गुस्से में आ जाता है और तभी साकिर की नज़र बगल में पड़ी ईंट पे चला जाता है। गुस्से में ही साकिर उस ईंट को उठाता है और उसी ईंट से अपनी पत्नी के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से सहला की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। सहला की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सब के सब मिलकर उसके घर के अंदर रखे अलमारी और बक्से को खोलकर उसमें से कीमती सामान को ले लेते हैं और सारा सामान जहाँ तहाँ बिखेर देते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं।
वाकई में साकिर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब 2 दिनों तक हम लोग फरार नहीं हुए थे, बल्कि रेहान को ढूंढ रहे थे। अगर हमें रेहान मिल गया होता तो हम उसे भी मौत की नींद सुला दिए होते। जब साकिर अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस साकिर के तहरीर पर उसके दोनों बेटे और बहनोई इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि एक माँ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है बालाराम चौधरी। बालाराम चौधरी जो बाड़मेर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं कुंज मौर्य। कुंज मौर्य जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सूरज सिंह राजपूत। सूरज सिंह राजपूत जो छपरा जिला बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अमित बंजारे। अमित बंजारे जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।